जय हिंद दोस्तों। मैं राम बाबू आपका अपना परिवार टीच बाय राम बाबू सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज एक नया टॉपिक पे बात करें। कल के क्लास को ही आज आगे बढ़ाएंगे। यदि कल के क्लास को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कल के क्लास को देखें, यानी पार्ट फर्स्ट को देखें। आज का क्लास पार्ट 2 है, पौधों। कल क्या हम पढ़े थे? कल हम पढ़े थे जय प्रक्रम के बारे में। जीवन क्या होता है, जीव को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ लिए थे। ऊतक के बारे में पढ़ लिए थे। विभज्योति ऊतक के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि विभज्योति ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है तथा इन ऊतकों को जानेंगे हम। इसके अलावे हम अस्थायी ऊतक को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। मृदु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, स्थूल कोण ऊतक के बारे में तथा दृढ़ ऊतक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक बात कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना करें। चलिए तो हम आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पौधों में स्थिति के आधार पर विभज्योति ऊतक को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, इमेज में है। विभज्योति ऊतक के प्रकार बताया गया है। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक जो पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पार्श्वस्थ विभज्योति ऊतक जो पौधों के किनारे किनारे वाले भाग में पाया जाता है। अंतर्वेशी विभज्योति ऊतक जो पौधों के टहनियों, पर्व में तथा कुछ शाखाएं में पाया जाता है। आइए एक एक करके हम सभी विभज्योति ऊतक को देखें। पहला है शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक। यह ऊतक तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जब यह तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो तना के लंबाई यानी भूमि के अंदर लंबाई में ये वृद्धि करेगा और शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो इसकी ऊंचाई में वृद्धि करेगा। आगे मेंशन किया गया भी है, यह पौधों के लंबाई में वृद्धि करता है, करेगा ही। इसके अलावा यह ऊतक प्राथमिक विभज्योति ऊतक कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब यह शीर्ष भाग के वृद्धि करेगा और जड़ को वृद्धि करेगा, इसलिए इस ऊतक को पौधों के प्राथमिक वृद्धि वाला विभज्योति ऊतक कहा जाता है। इसमें पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है, इसलिए इस ऊतक को प्राथमिक विभज्योति ऊतक भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक विभज्योति ऊतक किसे कहा जाता है, तो शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक को प्राथमिक विभज्योति ऊतक कहा जाता है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, पार्श्वस्थ विभज्योति ऊतक। यह ऊतक जड़ एवं तना के पार्श्वस्थ भाग में पाया जाता है, यानी कि यह भी ऊतक जड़ में पाया जाता है और तना में पाया जाता है। तना कहने का मतलब यानी कि मध्य वाले भाग में पाया जाता है। अब जब मध्य वाले भाग में पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने भी पत्तियों द्वारा भोजन बना करके लाया जाता है वह तना में ही जमा होता है और जब तना में जमा होगा तो तना मोटी होती है और ठीक उसी प्रकार जड़ की गोलाई में भी वृद्धि करता है। तो आगे देखिए, यह मेंशन किया गया है कि यह ऊतक जड़ एवं तना के पार्श्वस्थ भाग में पाया जाता है। यह पौधों के चौड़ाई, क्योंकि इसमें पौधों का भोजन संग्रहित रहता है, तब पौधों की चौड़ाई, जड़ की गोलाई, मोटाई को वृद्धि करने में सहायता करता है या वृद्धि करता है। अगला टर्म है इसका, यह पौधों में द्वितीयक वृद्धि करता है, क्योंकि पहला विभज्योति ऊतक जो था वो शीर्षस्थ भाग में यानी शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक था जो पौधों के लंबाई को वृद्धि करता था, जबकि यह कहाँ वृद्धि कर रहा है, यह तना में और जड़ में वृद्धि कर रहा है। इसलिए इस ऊतक को पार्श्वस्थ विभज्योति ऊतक को द्वितीयक वृद्धि ऊतक कहा जाता है। आगे देखिए, इस ऊतक में संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी कि जड़ के माध्यम से संवहन ऊतक जो होते हैं, यह
जड़ के माध्यम से जल तथा खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ये संवहन ऊतक होते हैं। आगे देखिए, यह संवहन ऊतक वृक्ष के छाल के नीचे का कैबियन पार्श्वस्थ बीजोत्तकी का उदाहरण है। यानी कि यह जो ऊतक होते हैं यह छाल के नीचे कैबियन पार्श्वस्थ बीजोत्तकी ऊतक का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसका काम है कि यह संवहन ऊतक का काम करता है, तो यह जल और खनिज को पत्तियों तक ये पहुँचाने का काम करता है और पत्तियों में बना हुआ भोजन को यह एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाता भी है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट में अंतर्वेशी विभज्योति ऊतक। ये ऊतक पत्तियों के आधार में तथा टहनियों के पर्व में पाया जाता है। अर्थात ये कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों के आधार में, यानी कि पत्तियाँ जिस जड़ से, यानी पत्तियों का जड़ जहाँ पे पकड़ा होता है उस भाग में, और टहनियों के पर्व में पाई जाती है जहाँ से पत्तियाँ लगी रहती है। इसकी कुछ विशेषता है। यह ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है, यानी कि यही ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है और यही ऊतक आगे चल के अस्थायी ऊतक का भी रूप ले लेता है। आगे देखिए, मेंशन किया हुआ भी है, यह ऊतक वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यही ऊतक जो होता है वृद्धि करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि अस्थायी ऊतक बन जाता है। चलिए, एक दो क्वेश्चन लिए हैं, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आप खुद बताइएगा, अगर आपको पता नहीं है तो ये आंसर को आप देख सकते हैं। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक की सहायता से होता है? आप बताएंगे, 2 सेकेंड का टाइम है। चलिए, तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो होता है वह 2 ऊतकों के द्वारा होता है। ये ऊतक है शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक तथा अंतर्वेशी विभज्योति ऊतक। इन दोनों ऊतकों के माध्यम से प्राथमिक वृद्धि होता है। आगे देखिए, नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है। ये दोनों ऊतक प्राथमिक विभज्योति ऊतक कहलाता भी है, क्योंकि यह प्राथमिक विभज्योति ऊतक यानी कि पौधों के प्राथमिक वृद्धि में सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, एकमात्र पादप ऊतक कौन सा है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है? 2 सेकेंड का टाइम लेंगे। चलिए, इतना देर में आप सोच लिए होंगे, ये जो है विभज्योति ऊतक ही है। यानी कि क्वेश्चन फिर से आप समझेंगे, एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है, यानी कि कोशिका का विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करेगा, ये कौन सा ऊतक है? तो ये विभज्योति ऊतक है। जैसे कि क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि कोशिका का विभाजन करके यानी कि नई कोशिका का उत्पादन करना, तो ये विभज्योति ऊतक की ही क्रिया है। उसी में ये कला भी पाई जाती है कि ये नया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नए ऊतक का निर्माण करें। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अस्थायी ऊतक क्या होता है। वैसे विभज्योति ऊतक, यानी कि ये विभज्योति ऊतक के ही पार्ट्स है। वैसे विभज्योति ऊतक जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, अस्थायी ऊतक कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिका का विभाजन बिल्कुल ही नहीं करता है, या कहने का मतलब है कि वैसा विभज्योति ऊतक जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि अगर कोई दूसरा दे दे तो वो ले सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसकी विशेषता क्या है, इसे और आगे समझेंगे हम। ये ऊतक एक निश्चित आकार में होता है। कहने का मतलब है कि यह अब जब इसका विभाजन नहीं होगा, यानी कि विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि यह निश्चित आकार में होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपये दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 5 रुपया है, इसमें कोई आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाली है, तो क्या आप ज़रा बताइए कि आपके पास पैसा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा। आप कहिएगा बिल्कुल सर, ये पैसा कैसे बढ़ेगा,
क्योंकि पैसा आप 5 ही रुपया दिए हैं तो 5 ही रुपये रहेगा। अर्थात पहला नंबर में है कि ये ऊतक एक निश्चित आकार में होता है, यानी कि आपको 5 रुपया दिया गया है तो 5 ही रुपया होगा, क्योंकि आगे पैसा मिला ही नहीं है। क्योंकि अस्थायी ऊतक का कहना है कि ये ऊतक जो है विभाजन नहीं करता है, इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि इनकी कोशिकाएं जीवित और मृत हो सकती है, यानी कि कुछ कोशिकाएं इसकी जीवित भी होती है और कुछ कोशिकाएं मृत होती है। जाहिर सी बात है, इसमें जो कोशिकाएं जीवित होगी वो कोशिकाएं पौधों को आंतरिक सहायता देगी, लेकिन जो कोशिकाएं मृत हो जाएगी वो पौधों को कठोरता प्रदान करेगी। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर, कोशिका भित्ति, यानी कि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है अस्थायी ऊतक की। इसकी कोशिका भित्ति मोटी या पतली दोनों हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और कुछ पौधे जो होते हैं उसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। उदाहरण स्वरूप शीशम के पेड़ ले लीजिए, आम के पेड़ ले लीजिए, तो इनकी जो छाले होती है, कोशिका भित्ति जो होती है मोटी होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन नीम का पौधा ले लीजिए या फिर और दूसरे पौधा ले लीजिए, कोई और पौधा जैसे कि पतली सेमर के पौधा ले लीजिए या फिर लिपिज के पौधा ले लीजिए, तो इन पौधों की जो छाले होती है पतली होती है। चलिए तीसरा पॉइंट आप समझ चुके होंगे। यह रसदानी युक्त कोशिका द्रव पाया जाता है, यानी कि इसमें रसधानी युक्त कोशिका द्रव पाया जाता है। यहाँ पे यह हटा दीजिएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें रसधानी युक्त कोशिका द्रव पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है तो इसमें भी पाया जाता है। तथा कोशिका का आकार बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, जिसमें रसधानी पाई जाती है उसमें कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता भी है। चलिए आगे देखते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक प्राथमिक अथवा द्वितीयक विभज्योति ऊतक होता है। यहाँ पे एक टर्म है, इसे ध्यान से समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक प्राथमिक तथा द्वितीयक विभज्योति ऊतक माना जाता है। फिर से समझेंगे इस पॉइंट को, ये नोट में जो है यह भी आई है। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक को प्राथमिक ऊतक माना जाता है और इसे विभाजन अगर माना जाए तो विभाजित किया जाए तो इसे द्वितीयक विभज्योति ऊतक भी माना जाता है। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अस्थायी ऊतक के बारे में हम देखते हैं। अस्थायी ऊतक को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक है सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक का मतलब क्या हुआ, यानी कि समरूप कोशिका से जिस अस्थायी ऊतक का निर्माण हुआ है उसे सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। यानी समरूप कोशिका क्या हुआ, तो आप कहिएगा गुरुजी कि समरूप कोशिका का मतलब यही ना हुआ कि एक ही जैसी कोशिका। तो यानी कि सही बात आप कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि जिस कोशिका का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनी है उसे सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। जैसे कि आप वहाँ पे पढ़े थे कि एक कोश के जीव क्या होता है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ शरीर को हम एक कोश के जीव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सरल अस्थायी ऊतक भी है, समरूप कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक, यानी 2 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के जिन जटिल ऊतक का निर्माण हुआ है उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। अस्थायी क्यों लगा है, आप कहिएगा गुरुजी यहाँ पे अस्थायी क्यों लगा, क्योंकि पौधे की बात कर रहा है तो पौधे अस्थायी होते हैं, इसलिए इसमें जटिल अस्थायी ऊतक और सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। ये चलने फिरने वाले ऊतक नहीं होते हैं।
लेकिन कंडीशन लगाया गया है कि अलग अलग कोशिकाओं से हुआ है वो जटिल ऊतक होंगे। जाहिर सी बात है कि जिसके पास बहुत सारा काम है तो बहुत सारा वो दिमाग लगाता है, बहुत सारा उसके पास नॉलेज भी होते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। लेकिन जिसको सिर्फ एक ही काम है वो कितना आराम से है, एक काम किया ख़त्म हुआ उसके बाद में आराम कर रहा है। लेकिन वहीं जो कई गो काम को एक साथ कर रहा है तो उसे बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे जटिलता का सामना उसे करना पड़ता है। तो यही इसी तरह से है जटिल अस्थायी ऊतक। ये पौधों में होने के कारण इसे अस्थाई है और इसीलिए इसे जटिल अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आप तो आप देख लीजिए, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेन्काइमा। ठीक उसी प्रकार से जटिल ऊतक को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में क्या कहा जाता है चला तो दारू कहा जाता है, और फ्लोएम को हिंदी में क्या कहा जाता है तो बास्ट कहा जाता है। चलिए इसे हम एक एक करके देखते हैं। मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। यानी कहने का मतलब है कि इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है गोलाकार होती है, अंडाकार होती है और बहुभुजा, यानी इसमें बहुत सारी भुजाएं निकली होती है, यानी शाखाओं का ये निर्माण करता होगा। अनियमित आकार की होती है। जब बहुभुजी है तो इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, इनकी कोशिका में अंतरकोशिकीय स्थान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो है इसकी कोशिकाएं दूर दूर होती है तो अंतरकोशिकीय स्थान पाया ही जाएगा। अब आगे देखिए, साथ ही इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ पे न्यूक्लियस पे आप ध्यान देंगे। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, यानी इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पतली होती है। यानी मृदु ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है, इस बात पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे। पर सेल्यूलोज की बनी होती है। जाहिर सी बात है कि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, पर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और इसमें कोशिकाओं के बीच में कोशिकीय स्थान पाया जाता है। आप शुरू में पढ़ लिए कि इसके कोशिकाओं में कोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सी कोशिका में? तो चला आप कहिएगा कि मृदु ऊतक, अभी न गुरुजी बताए हैं। सही बात आप कह रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यदि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा पाया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें रसधानी भी पाई जाती होगी, और पाई जाती तो है ये है, लेकिन क्या पाई जाएगी? बड़ी पाई जाएगी। चलिए आप सही सोच रहे हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। इसमें इमेज में जैसे देख लीजिए, इसको पैरेन्काइमा बोला जाता है। इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और केंद्रक भी पाई जाती है। आप फिगर के अनुसार देखेंगे, केंद्रक इसमें एक नहीं कई केंद्रक होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति किनारे किनारे जो होता है यही कोशिका भित्ति होता है, और इसमें जो होता है कोशिकाओं के केंद्रक के किनारे में जो खाली स्थान है, आप मैप में जो देख रहे हैं इमेज में, वही खाली स्थान को हम रिक्तिका कहते हैं। यानी वो रिक्तिका का मतलब क्या है? खाली स्थान। उसमें कुछ खाली खाली स्थान भी पाया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, यानी कि पौधे के किस भाग में यह ऊतक यानी पैरेन्काइमा पाया जाता है? तो यह पौधों के नए तनों में, नए तना का मतलब है कि जिस तना का विकास हो रहा है उस पार्ट में, जड़ में यानी कि तना के बाद में जड़, यानी कि जड़ यानी वो ये भी नए जड़ में ही पाया जाएगा। पत्तियों में नई नई जो पत्तियाँ निकलती है, एपिडर्मिस, पत्तियों के एपिडर्मिस, यानी पत्तियों में जो एपिडर्मिस पाया जाता है उसके कार्टेकस में पाया जाता है।
जिससे पत्तियां भरती है और मोटी होती है, उस भाग में पैरेन्काइमा पाया जाता है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अपील है कि यदि अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आपका कोई भी क्लास मिस न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका कार्य क्या है, सबसे पहले इसे हम देखते हैं। पौधों के हरे भागों में, खास करके पत्तियां में, तो कहने का मतलब ये है कि यह पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। तो हरा भाग कौन होगा, सबसे ज़्यादा पत्तियां ही हरी होती है। इसके अलावा जो टहनियाँ होती है वो भी हरी हरी होती है, तो उसमें भी पाया जाता है। यानी कि यह पौधों के हरे भागों में, खास करके पत्तियों में भोजन संचय करता है। पत्तियों में भोजन, यानी कि आप जानते हैं कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, तो पत्तियां ही करती है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, किसके माध्यम से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करके पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जो भोजन बनता है, यानी पत्तियों के माध्यम से जो भोजन तैयार किया जाता है, वो कहाँ स्टोर होता है, तो आप कहिएगा कि गुरुजी आप शुरू में मैंने बताया है कि तना में, तो आप सही सोच रहे हैं, तना में ही जमा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आखिर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप सही बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में हरा रंजक पाया जाता है, और ये हरा वर्णक जो है यह पत्तियों का कलर हरा बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है, यानी कि यही उत्तक जो होता है यह भोजन का संचय करता है। अब आप बताइए कि भोजन का संचय जो करेगा वह क्या होता है इसका, यानी पौधों का भोजन का संचय क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भोजन का संचय कहने का मतलब है जैसे कि पौधों का जो फल होता है वही तो भोजन का संचय होता है, और इसे यानी पौधों का जो अवशिष्ट भी माना जाता है। जो फल होते हैं वह पौधों का अवशिष्ट भी माना जाता है। यानी यह उत्तक संचित क्षेत्र में, यानी जहाँ पे पौधों का फल जमा होता है, संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। अब उदाहरण स्वरूप कौन कौन से है, तो गोंद है, रेजिन है, लेटेक्स है इत्यादि और सारे फल हो सकते हैं। चलिए यह आगे देखते हैं। इसमें यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण करता है, क्योंकि एपिडर्मिस का काम है कि रंध्रों को सुरक्षा करना, पत्तियों को सुरक्षा करना और उसे बचाना, पत्तियों को नुकसान होने से बचाता है, इसलिए पत्तियों में पाया जाता है। एपिडर्मिस को सुरक्षित करता है। एपिडर्मिस छाल में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है। चलिए आगे चौथा पॉइंट को हम देखेंगे। यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालन में सहायता होता है। अब भोजन के पार्श्व चालन का मतलब क्या हुआ, चला ये बताइए। तो यह जो होता है यह भोजन के पार्श्व चालन में, यानी कि भोजन जो बनता है बन जाता है, और ये क्या करता है चालन, यानी भोजन को यहाँ पे इकट्ठा करने में ये सहायक होता है। यानी कि यहाँ पे भोजन को क्या करता है, ला के स्टोर करता है। चलिए पांचवा पॉइंट को देखते हैं हम, इसमें क्या कर रहा है। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायता करता है। यानी कि इसका जो अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी इस पौधे में जो अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है इस उत्तक में, तो ये क्या करता है, गैसीय विनिमय में सहायता करता है। यानी पौधों में जो गैस होता है वह विनिमय जो होता है गैसों का, विनिमय का मतलब क्या हुआ, विनिमय का मतलब हुआ कि गैसों का आदान प्रदान, यह गैसों को निकालने में सहायता करता है। यानी गैसों को निकालने में सहायता करेगा तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये पत्तियों में भी
पाया जाएगा, क्योंकि पत्तियों का श्वसन केंद्र होता है। पत्तियां ही पौधों का श्वसन केंद्र होता है। पौधे पत्तियों के माध्यम से श्वसन करते हैं, जो रंध्र के माध्यम से श्वसन होता है। चलिए बी नंबर हम देखते हैं अगला कि स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा क्या होता है। कोलेनकाइमा में देखिए इसकी भी कोशिकाएं जीवित एवं रसधानी युक्त होती है, यानी कि आप जो इसके ऊपर मृदु ऊतक के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी तरह इसकी भी कोशिकाएं जीवित एवं रसधानी युक्त होती है। और इसकी कोशिकाएं भी क्या होती है, लंबी होती है, क्योंकि रसधानी इसमें भी पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये भी लंबी होगी। आकार की अब इसका बात करते हैं, तो आकार जो होता है अंडाकार होता है, बहुभुजी होता है। अंडाकार का मतलब क्या हुआ कि इस निश्चित गोलाकार नहीं होता है, अंडाकार होता है। और बहुभुजी से स्पष्ट है कि इसकी भी भुजाएं मृदु ऊतक की भांति अलग अलग शाखित होगी। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि मृदु ऊतक में भी केंद्रक पाया गया था और इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि आप इसमें केंद्रक को आप इमेज में देख सकते हैं, केंद्रक इसमें भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस। इसमें भी रिक्तिका पाई जाती है और इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं, अब जब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो इसमें भी इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, पर इसमें पेक्टिन भी आता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक के क्वेश्चन है कि स्थूल कोण ऊतक की कोशिका भित्ति में स्थूलन अर्थात किनारे वाले भाग मोटा क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो इसका उत्तर होगा सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। यानी कि ये वाला जो पार्ट्स है, यानी कि कोशिका के स्थूलन किसके कारण होता है, स्थूल कोण ऊतक में कोशिका का स्थूलन किसके कारण होता है, यानी किनारे वाले भाग जो होता है मोटा क्यों होता है। मैप के माध्यम से देखेंगे, इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे जो मोटा मोटा दिख रहा है ये क्यों होता है, तो यह सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होता है। इसके मास्टर की अब देखेंगे हम, मास्टर की क्या है। इसमें हरित लौक पाया जाता है। अब हरित लौक क्या है, आप कहिएगा गुरुजी ये बताइए कि हरित लौक क्या होता है। तो चला, हरित लौक का मतलब ये हुआ कि यह हरित लौक क्या करता है, यानी पौधों को हरा वर्णक प्रदान करता है। अब हरा वर्णक पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो भोजन का भी निर्माण होगा इसमें। तो आप सही सोच रहे हैं, कोलेनकाइमा में ये बात होता है। इसमें अंतरकोश के स्थान मृदु ऊतक से कम होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें अंतरकोश के स्थान मृदु ऊतक से क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो मृदु ऊतक था उसमें अंतरकोश के स्थान कुछ इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, जबकि इसमें अंतरकोश के स्थान कम है। आगे देखिए इसमें क्या मेंशन है कि यह पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, अर्थात यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि पौधों को ये क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और लचीलापन जब प्रदान करेगा तो आंतरिक सहायता भी प्रदान करेगा, यानी कि पौधों को अपने सहारे खड़ा होने के लिए तैयार करता है, लचीलापन भी प्रदान करता है। और आंतरिक सहायता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पौधों को खड़ा होने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे कि हिम्मत देना आप कह सकते हैं, हिम्मत देता है, पौधों को सहायता करता है कि आप खड़े होइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। इसके अलावा देखिए पौधों के नए भाग विशेष करके तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्तों में पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह पौधों के नए भाग में, यानी कि पौधे के नया भाग का जब विकास होता है तो ये उसी भाग में इसके साथ एपिडर्मिस में, यानी कि आप अभी ऊपर पढ़े हैं कि एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है और जड़ में भी पाया जाता है। तो यानी इन भागों में एपिडर्मिस पाया जाता है। तो एपिडर्मिस के निचले पर्णवृत्त में, यानी कि उसके निचले पर्णवृत्त क्या हुआ,
तो पौधे के जो एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वही होता है पर्णवृत्त। इसके अलावा ये पुष्पवृत्त में, जहाँ पे पुष्प बनते हैं, और पुष्पावली वृत्त में भी पाया जाता है। यानी पुष्प के अंदर वाले भाग और पुष्प वृत्त में भी ये कॉर्नियनकाइमा पाया जाता है। थोड़े से हम अब बात करते हैं हरित लौक के बारे में। तो हरित लौक हरा होता है। तो अब लौक के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो लौक क्या होता है, जैसे कि आप कहिएगा तो हम लौक पे एक वीडियो बना के आपको डाल देंगे। चलिए, लौक वैसे कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे। तो लौक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? वर्णी लौक, अवर्णी लौक और हरित लौक। अब वर्णी लौक, अवर्णी लौक और हरित लौक का क्या काम है, इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप वीडियो को समझते हुए चल रहे होंगे। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, और ये तो आशा कर रहे हैं कि आप वीडियो को अब तक लाइक करिए दिए होंगे, क्योंकि आपका हाथ रुका ही नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दृढ़ ऊतक, तीसरा नंबर पॉइंट है कि दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है और लंबी होती है और संकरी होती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है ये दृढ़ ऊतक का है। यानी कि आप इससे क्या आप समझ रहे हैं? दृढ़ ऊतक का मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोशिकाएं पाई जाएगी वो दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता का मतलब क्या हुआ? मजबूती से जकड़ी रहेगी। यानी कि यह जो ऊतक होगा बहुत ही मजबूत होगा, जैसे कि सीमेंट जैसा मजबूत होगा। और इसमें देखिए लिग्नन के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है यानी बहुत मजबूत होती है। चलिए आगे देख भी लेते हैं। इसमें संकरी दोनों किनारों पर नुकीली होती है। यानी कि इस कोशिका में क्या होती है, यानी यह देखिए मृत होती है, लंबी होती है, संकरी होती है, इसके साथ साथ यह दोनों किनारों पर नुकीली हो जाती है। इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है। यानी कि जब जीव द्रव नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएगी ये मृत होगी। जब मृत कोशिका पाई जाएगी तो आप समझते ही हैं कि जब मृत कोशिका पाई जाएगी तो ये सबसे कठोर भाग होगा पौधों का। इसकी भित्तियाँ लिग्नन के जमाव के कारण मोटी होती है। यही लिग्नन है जिसके कारण इसकी जमाव क्या होता है, मोटा होता है और सबसे कठोर और मजबूत होता है। इसलिए इसमें कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है। लिग्नन के कारण, लिग्नन है क्या? लिग्नन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण पौधों के इस पार्ट में यानी दृढ़ ऊतक जो होता है सबसे कठोर होता है, जैसे कि सीमेंट जैसा कठोर होता है। यह पौधों को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये यानी कि ये लिग्नन जो है यह पौधों को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। चलिए हम इसके 2-3 टर्म और है, इसे हम बता देते हैं। इसमें मृदु ऊतक के यानी चलिए दोस्तों मास्टर की हम जान लें। दृढ़ ऊतक के कुछ मास्टर की है यानी कि इम्पोर्टेंट तथ्य है। दृढ़ ऊतक पौधों के तने यानी कि यह कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? दृढ़ ऊतक पौधों के तना में पाया जाता है। इसके साथ साथ पत्तियों के सिरा वाले पॉइंट पे, किनारे किनारे वाले पॉइंट पे पाया जाता है। इसके अलावा फल में पाया जाता है। और कौन से फल में पाया जाएगा? जो रेशेदार वाले फल है, रेशे वाला फल है उसमें। इसके अलावा बीजों के बीजावरण में यानी कि जो बीज जिससे ढका होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऊतक
नारियल के छिलके में पाया जाता है तब मृदु ऊतक पाया जाता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा देखिए, यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करता है क्योंकि यह खड़ा होने के लिए मजबूती देता है। इसके अलावा देखिए, इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है कि आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यानी कि यह जो है, यह ऊतक जो है पौधों को आंतरिक भागों की रक्षा करता है, साथ ही बाहरी भागों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। यानी कि बाहरी भाग जो होता है यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य और दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। आप शुरू में पढ़े हैं कि यह पौधों में सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि यह खड़ा हो सकता है अपने बल पे, और लचीलापन झुकने के लिए, जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें इतनी लचक होती है कि आंधी तूफान में यह भूमि से सट करके फिर से खड़े हो जाती है पर टूटता नहीं है। तो यह वही काम करता है। नारियल के पौधा को आप देखे ही होंगे, यह क्या होता है, लचीलापन प्रदान करता है, यानी पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं। कल जाइलम यानी कि अस्थायी ऊतक को कल के क्लास में देख लेंगे, इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। कल हम अस्थायी ऊतक को, जाइलम और फ्लोएम को देख लेंगे, और छोटे बड़े और भी मास्टर की है उसे भी हम देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।